बासिल एपिसोड 21। दस्तगीर बेगम के फैसले पर दुरान जो गुस्से में बिफरा खड़ा था, एकदम से आंखें पूरी खोलकर इनकी तरफ देखा। दिमाग जो कब से गुस्से में तबकर कुछ भी समझ बूझ से कासिर था, फौरन लाशऊर में घंटियां सी बजने लगी। एकदम से बहुत से चेहरों पर सिर्फ निकाब सिरकने लगे। ब्रेलवी हिल्स में रात के 11 बजे आसमान घन घोर बादलों से ढका, बस बरसने को बेताब था। दुरांग लेस बरेली हिल्स के खूबसूरत इलाके में शीशे की तरह चमका रहा था। गार्ड्स गर्म कपड़ों में मलबूस सिक्योरिटी कैबिन्स में चौकन्ने बैठे थे। दुरान की कार कुछ देर पहले ही पोर्च में दाखिल हुई थी। अब पिछली नशिस्तों से वो अटल के हमरा उतर रहा था, जबकि सामने ड्राइवर के साथ मौजूद गार्ड अब कार के दरवाजे खोल रहा था। लॉन्च में दाखिल होते ही दुरान और अटल ने अपने गर्म लंबे कोट उतारकर मुलाजिम को थमाए। पूरा दुरांग लेस अंडर हीटर्स की वजह से बाहर की ठिठुरती सर्दी को कम किए हुए था। आज की मुश्किल स्टंट से भरपूर शूटिंग और फिर लॉस एंजलिस का जालिम मौसम वो थकन से चूर था। चेकदार सुर्ख और सियाह डब्बियों वाले ड्रेस शर्ट के नीचे सियाह जीन्स पहने बालों में हाथ फेरता हुआ वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। सर, डिनर कहाँ करेंगे, रूम या डाइनिंग? रोजीन ने हाथ बांधे मुअद्दबाना पूछा, जिसे वो थके से अंदाज में बिना कुछ बोले हाथ के इशारे से इनकार करता हुआ आगे बढ़ गया। रोजीन अब अटल से खाने का पूछ रही थी। थकावट से चूर आंखों को बंद करते और खोलते हुए जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, निगाहें रोज के मामूल के मुताबिक सामने बेड पर गई। बेड खाली था। जवेरिया की किताब बेड के साइड मेज पर बंद पड़ी थी और ऊपर मोबाइल फोन रखा हुआ था। वो चाहे रात के 1 बजे भी घर वापस आता था, वो जाग रही होती थी। कभी किताब पढ़ रही होती थी तो कभी मोबाइल पर मसरूफ होती, और फिर इसके कपड़े तब्दील करके आने तक सो चुकी होती थी। यह हनोज किताब पढ़ रही होती थी, लेकिन आज इस 10 दिनों में ये पहली दफा था वो बेड पर मौजूद नहीं थी। भुआ चकाए आगे बढ़ा, शायद वॉशरूम में हो। घड़ी उतारते हुए ड्रेसिंग रूम में आया। वॉशरूम का खुला दरवाजा देख कर रुका। घड़ी खोलते हाथ भी थम गए। कहाँ है आज, वो भी रात के इस वक्त? तेजी से ड्रेसिंग रूम से बाहर आकर स्विमिंग पूल की तरफ खुलती स्लाइड दीवार की तरफ देखा। वहां गुम अंधेरा था। तकरीब के बाद वो 2 दिन तक इससे बहुत ज्यादा बेनियाजी बरतता रहा था, क्योंकि इस दिन जवेरिया को खुद को देखते पाकर अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। लेकिन चाहे जितनी भी बेतनाई बरतता था, इसका आज कमरे में ना होना अजीब तरह की कमी के एहसास से दो चार कर रहा था। इस वक्त कहाँ हो सकती है? दिल एकदम खौफ से धड़का। वो तेजी से कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। जब दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही वो कमरे में दाखिल हुई। हाथ में ट्रे थाम रखी थी, जिसमें 2 सियाह मग बराबर में रखे हुए थे। सफेद पैरों को छूती फ्रॉक, जिस पर कुछ कुछ फासले पर सबस्टैनियों वाले सुर्ख पुल प्रिंटेड थे। हल्के सब्ज रंग की गर्म जर्सी शाल बड़ी सलीके से कंधे पर ओढ़े वो पुरएतमाद अंदाज में आगे बढ़ रही थी। दौरान जो इसे कमरे में ना पाकर मुस्तरिब सा इसको तलाश करने जा रहा था, अब इसके सामने आ जाने पर फौरन चेहरे के तासुरात तब्दील किए। कुछ दूरी पर रखे नीले गोल काउच पर बैठकर जूते उतारने के लिए सर झुका दिया। जवेरिया ने आस्ते से ट्रे थामे कदम आगे बढ़ाए। जिस वक्त दुरान की कार पोर्च में दाखिल हुई, वो इस वक्त किचन में मौजूद थी। सर्दी की शिद्दत की वजह से चाय पीने की तलब पर वो रोजीन के साथ किचन में गई थी। जिस वक्त दुरान ने रोजीन को खाने के लिए मना किया, वो इसे किचन से देख रही थी और फिर इसके थके से अंदाज के पेश नजर केटल में एक कप और दूध अंडेल दिया। आपकी चाय। दुरान के झुके सर के करीब वो ट्रे थामे खड़ी थी। दुरान ने हैरत से चेहरा ऊपर उठाया। वो मुस्कुरा रही थी, वही कातिल मुस्कुराहट जिस पर नजर ठहर जाए। बालों की ढीली की पोनी आज एक तरफ कंधे से सामने कर रखी थी, जबकि इक्का दुक्का लिटे मखसूस अंदाज पर गालों पर झूल रही थी। दुरान की खामोशी से सिर्फ घूरने पर इसने फौरन थूक निकला। अपने लिए बना रही थी, सोचा आप भी थके हुए आए हैं तो आपके लिए भी बना दी। बहुत ही अपनायत भरा लहजा था। दुरान की 2 दिन से छाई सर्द महरी अजीब खौफ में मुब्तला कर रही थी। दिन में चाहे वो रोजीन, असफन और बुरहान के साथ बातें कर लेती थी, लेकिन ना जाने क्यों दिल चाहता था वो चाहे बात ना भी करे, लेकिन कम से कम इसकी आवाज तो सुनाई दे। आपने क्यों बनाई है चाय? भुआ चुकाए रूखे से लहजे में सवाल किया। उफ उफ, इतनी बेरुखी, कहीं हिटलर टोन में ना आ जाए कि मुझसे बिना पूछे चाय बनाने वाली तुम होती कौन हो? जवेरिया ने धीरे से कांपते दिल पर काबू पा लिया। दरअसल रोजीन को ये पाकिस्तानी स्टाइल पर चाय नहीं बनानी आती। वो टी पेक्स वाली बेसुरी सी चाय मुझे पसंद नहीं है। इत्तेमाद को बहाल करते हुए बड़े तुरंत में जवाब दिया। दोस्ताना मुस्कुराहट को गहरा किया। मैं चाय नहीं पीता, बेरुखी से कहा और निगाहों का जाविया बदले काउंच पर से उठा। वो जो सर पर खड़ी थी फौरन पीछे हुई। बदतमीज, अब बना लाई हूं तो पी ले, चाहे मरवत ही सही। अंदर की कफियत को फौरन छुपाया, मुस्कुराहट को फिर से सजाया। हाँ पता है आप कॉफी पीते हैं, लेकिन आज पीकर देखें ये वैसी नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। वाह क्या गरूर था अपनी बनी हुई चाय पर। दुरान की ड्रेसिंग की तरफ बड़े कदम ना चाहते हुए भी रुके। वो ट्रे से कप उठाए दुरान की तरफ बढ़ रही थी।
शर्ट की एक स्टीने मोड़े वो मग थामने पर मजबूर हो गया। जैसे ही दुरान ने कप थामा, जवेरिया की गहरी होती मुस्कुराहट के साथ आंखों की चमक भी बढ़ गई। जल्दी से ट्रे एक तरफ रखी और अपने मग को भी दोनों हाथों में लेकर सोफे पर बैठ गई। दुरान को वैसे ही खड़ा देखकर घूंट भरने का इशारा किया। नखरे क्यों इतने कर रहा है? चाय है, कोई जहर थोड़ी दे दिया है। कनखियों से घूंट भरते हुए इसकी तरफ देखा, जो मग को होंठों के करीब ले जा रहा था। शर्ट की एक आस्तीन मुड़ी हुई थी, जबकि दूसरी सीधी थी। थकावट से चूर जिस्म को इस वक्त चाय क्या, अगर गर्म पानी भी मिल जाता तो वो पी लेता। घूंट भरते ही जुबान के खुलिए अनोखी सी लज्जत से अचना हुए। चाय इसकी सोच से भी ज्यादा मजेदार थी। मुनासिब चीनी और लज्जत भी हटकर इसका घरोर दुरुस्त था। कैसी है? वो जो चाय की लज्जत में खो सा गया था, जवेरिया के पूछने पर इसकी तरफ निगाह उठाई, चेहरे को सपाट किया। अच्छी, मुख्तसर जवाब था। मग को थामे बेख्तियार कांच पर बैठ गया, क्योंकि जुबान के खुले लज्जत में इतनी चाको चुबंद हुए कि अगले घूंट के लिए उतावले होने लगे। सिर्फ अच्छी? जवेरिया ने बेसाख्ता पूछा। वो खुद अपने अचानक यूं कह देने पर गड़बड़ा गई, जबकि दुरान अब दूसरा घूंट भरने के बाद इसकी तरफ देख रहा था। बहुत अच्छी है, आगे बहुत और पीछे है लगाकर वो तारीफ में कदर इजाफा कर चुका था। वो शायद इसके लिए बहुत मुश्किल मर रहा था। दुरान जैसे शख्स से तारीफ में अच्छी का लफ्ज सुन लेना ही गनीमत था। अब तो खैर से जनाब ने अच्छी के आगे बहुत लगा दिया था। शायद अगर वो इस बहुत अच्छी पर भी मुतमईन ना होती तो वो कहता बहुत बहुत अच्छी। इसलिए खामोशी से मुस्कुराकर सर हिला दिया। सुनैना की चहकती आवाज जहन में गूंजी। जुई, तुम्हारे हाथ की पकी चाय दुनिया की सबसे बेस्ट चाय है। पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे हाथों में, जो चाय का टेस्ट इतना बेहतरीन हो जाता है। सुनैना की तारीफ याद आ जाने पर वो खोई से मुस्कुरा दी, जबकि हिटलर साहब सिर्फ अच्छी से बहुत अच्छी चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। जवेरा ने मुस्कुराहट दबाई। वो चाय का कप रखकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। ना कोई थैंक यू, ना शुक्रिया। जवेरिया ने हैरत से इसकी पुष्ट को घूरा। बदतमीज होने के साथ साथ बदतजीब है बहुत। आहिस्ते से बड़बड़ाती हुई सोफे पर से उठी और बेड की तरफ कदम बढ़ा दिए। बेड के एक तरफ लगे मेज पर से किताब उठाई और अपनी जगह पर बैठ गई। बस आज की तब्दीलियां यहाँ तक ही थी। अब दौरान ट्राउजर शर्ट पहने बाहर आएगा और फिर बुत बनकर सोफे पर बैठ जाएगा। फिर इसके चेहरे के रंग टीवी स्क्रीन की रोशनी के बदलने के साथ बदलने लगेंगे। इसने सर को तासुब से दाएं बाएं हिलाकर लैंप जलाया और किताब खोल ली। वो सीधा से कमरे की मैली दीवारों से की आवाज में टकराकर पलट रही थी। वो जान के पलंग के पास सर झुकाए आंसू बहा रही थी। मिलक जुलक कपड़े, मुहतरम आंखें, बिखरे बाल, पर मुसद्दा सर्दी माइल चेहरा। वो सदियों की मुसाफिर तय कर लेने के बाद भी मंजिल पर ना पहुंच पाने जैसे मुसाफिर की तरह लग रही थी। शादी से एक दिन पहले आज पूरे 25 दिन बाद इसे कमरे से बाहर लाकर जान के सामने बिठाया गया था। वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जान तो इसकी तरफ देखना तक नहीं गवारा कर रहा था। तो इसकी बात क्या समझता? वो पिछले 20 मिनट से दुहाइयां दे रही थी और रो रही थी। ठीक है, मत करो शादी, एक काम करो फिर। मरियम कठिले लहजे में कहती हुई कुर्सी पर से उठी, आगे बढ़ी, अलमारी के पट खोलकर इसमें से कुछ निकाला और पलटी। इसे इन दोनों गिलासों में घोल कर हमें दे दो। वो एक कागज इसकी तरफ बढ़ा रही थी। जुई ने हैरत से मरियम की तरफ देखा। मरियम का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। लकड़ी के मेज पर एक जग और 2 गिलास रखे हुए थे। देख क्या रही हो, ये जहर है। मरियम ने सपाट लहजे में कहा। वो काम गई। बारी बारी मरियम और जान की तरफ देखा। जहर दो हम दोनों को और जो जी में आए करो। मरियम ने दांत पीस कर कहा। अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? तड़प कर रूहानी आवाज में कहा और फिर जल्दी से जान के पलंग पर इसकी कमर के पास बैठी। अब्बा, आप तो मेरी बात को समझ गए हैं ना? देखिए, मैं सारी उम्र कमाऊंगी, आप लोगों के पास रहकर जॉब करूंगी। मुझे आप लोगों से दूर नहीं जाना, मुझे शादी ही नहीं करनी। जुकाम सदा लहजे में वो सर को दाएं बाएं हिलाती जान से मिन्नत कर रही थी, लेकिन वो चेहरे का रुख मोड़ लेता था, ऐसे जैसे इसे देखना अछूत हो। तुम अपना फैसला सुना चुकी हो और हमारा फैसला ये है, या तो तुम चुपचाप शादी करके इस घर से रुखसत हो जाओ, या फिर हम दोनों ये जहर खाते हैं और मर जाते हैं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मरियम ने सख्त लहजे में कहा और फिर कमरे से बाहर निकल गई। खामोश कमरे में अब बस इसके रोने की आवाज गूंज रही थी। वो बेबस थी। ऊपर बैठा मुसलमानों और ईसाइयों का खुदा खामोश था। वो रो रो कर दुआएं देते थे, दुआएं मांगती रही, लेकिन अल्लाह ने नहीं सुनी। वो जीसस को भी पुकारती रही, मगर किसी ने ना सुनी। माँ बाप को वास्ते दिए, लेकिन इनको अपनी इज्जत बचानी थी। अल्लाह कहाँ है, क्यों नहीं सुनता? एकदम से इसने रोना बंद कर दिया, सपाट चेहरे के साथ आंसू साफ किए। मुझे अब दुआ नहीं मांगनी, कभी नहीं मांगनी। मैं ना मुसलमान हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। हाँ, आज के बाद मैं कभी दुआ के लिए ना हाथ उठाऊंगी, ना मुठ्ठियां दबाकर माथे पर रखूंगी। मैं दुआ नहीं मांगूंगी। अब्बा, मुझे मंजूर है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। किसी गहरी खाई से आती आवाज थी। सुरमई ठंडी शाम और दुरान के कमरे के बाहर का ये नजारा किसी तिलमिसाई जगह का मंजर पेश कर रहा था। नीले शफाफ पानी से भरा
तैराकी का तालाब और सफेद चमकती टाइल्स वाला बरामदा किसी परिस्तान के महल का हिस्सा लग रहा था। वो फोम में लिपटी हल्के गुलाबी रंग की पोशाक वाली कुर्सी पर बैठी थी। जर्द रंग के गर्म पैरों तक आते कोट पर हल्के फिरोजी रंग का स्कार्फ निमाज सूरत बांधे शफाफ चेहरे जिस पर वुजू के बाद की नरमाहट अब भी कायम थी। वो इस खूबसूरत शाम और इस दिल में साथी मंजर का हिस्सा लग रही थी। आंखें मूंदे बार बार तजवीज के साथ एक लफ्ज को अदा करने की कोशिश करती। वो झुंझलाई हुई थी, हाथ में पकड़े मोबाइल में चलती रिकॉर्डिंग में कारी से लफ्ज अदा करने का तरीका बता रहा था और फिर लफ्ज अदा कर रहा था। हल के अंदर से आवाज निकालते हुए अदा करे। कारी तरीका बताने के बाद तलफ़्फ़ुज़ अदा करता था। इसके बाद वो तलफ़्फ़ुज़ दोहराती, लेकिन इस तरह नहीं अदा हो रहा था जैसे कारी समझा रहा था। वो बार बार इसी लफ्ज की रिकॉर्डिंग को पीछे कर रही थी और फिर लफ्ज को अदा कर रही थी। दौरान शूटिंग से दोपहर को ही वापस आ गया था और आकर सो गया था। अब उठा तो शाम हो चुकी थी। इसकी तलाश में निगाहें दौड़ाई तो वो शीशे से पार बाहर बैठी नजर आई। बिखरे बाल, नींद से बोझल, जोश से ज्यादा आंखों के साथ वो यकटक इसे देखता। कब दरवाजे तक आया खबर नहीं हुई। ढीली सी गोल गले वाली सफेद टी शर्ट और सफेद ट्राउजर में मलबूस वो शदीद सर्दी में साकन खड़ा था। वो बार बार एक तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी गलत कर रही थी जो इससे दुरुस्त नहीं हो पा रही थी। झुंझुलाई सी वो बार बार लफ्ज अदा करती, इसे किसी शहर में जकड़ रही थी। ना चाहते हुए वो एकदम से आगे बढ़ा। अचानक पास से कदमों की चाप पर जवेरे ने चौंक कर आंखें खोली। दुरान इसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ रहा था। वो कब उठा, कब यहाँ आया, खबर नहीं हुई। वो हैरत से इसके यूं पास बैठने को देख रही थी। इधर देखो, मेरी तरफ ऐसे अदा करना है लफ्ज। दुरान ने इसके हाथ से मोबाइल थामा, बंद किया और फिर तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी की। वो तलफ़्फ़ुज़ अदा करने के बाद अगली 3 आयत को तजवीद के साथ तलावत कर रहा था। आंखें बंद थीं और इसकी खूबसूरत आवाज इसके ठंडे बरामदे में गूंज रही थी। इसके सामने बैठी वो हैरत के समंदर में गोताजन थी। बिखरे बाल, आधी आस्तीन की टी शर्ट पहने और ठिठुरते सर्दी में इसके सामने बैठा पूरी तरह महू तलावत कर रहा था। आंखें मूंदी हुई थी, घनी पलकें खूबसूरत चेहरे पर बंद थी। हर हर्फ उतार चढ़ाव के साथ इसके मुंह से निकलकर फिजा में घुल रहा था। इससे पता था कि हर्फ को कब जोफ, दहन, हल्क, जुबान और नाक से अदा करना है। जवेरिया को अपने जिस्म के तमाम रोंगटे खड़े होते महसूस हो रहे थे। ये एक सहर था, तलस्सम था। इसकी आवाज कानों से गुजर के इसके दिल पर असर कर रही थी। वक्त के रुकने जैसा एहसास था। रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट थी। ऐसा एहसास था जैसे कोई असाब पर ठंडी फुहार बरसा रहा हो। ये वही दौरान मलक था जिसने इसे कमरे में कुरान की तिलावत सुनने पर इतनी बातें सुनाई थी, और आज वो खुद इतनी खूबसूरत तिलावत करता हुआ इसे हैरत के समंदर में धकेले हुए था। वो इसी तरह सकते के आलम में बैठी थी जब तीसरी आयत की तिलावत के बाद दुरान ने एकदम से खामोशी इख्तियार की और आंखें पूरी खोल दी। वो जैसे किसी शहर से बाहर आया था। चेहरे पर से सुकून यकलक सख्ती में तब्दील हुआ। वो झटके से अपनी जगह से उठा और फिर तेज तेज कदम उठाता आउटडोर क्या कमरे से ही बाहर निकल गया, जबकि वो मुंजमद वहीं बैठी थी। हैरत से खुली आंखों में हल्की सी लरज़िश हुई और फिर वजूद में जैसे एक राहत सरयत करने लगी। इतनी शदीद ठंड में भी इसका जिस्म गर्म था। लब मुस्कुरा दिए, मुस्कुराहट और गहरी हुई। एकदम से लब खुले और मुस्कुराहट दिलफरेब हंसी में बदल गई। तरतीब से जुड़े दांत लबों की ओट से झलकने लगे। गाल गुलाल हुए, आंखों में चमक थी। पुतलियों में कुछ लम्हे पहले बैठे दुरान का अक्स था और मोहब्बत के एक नए अंदाज में चमक थी। जब जितना भी हो, जितने भी पहरे लगा लो, दिल में दबी मोहब्बत कहाँ खत्म होती है। जितना भी खुद को रोक लो, थाम लो, संभाल लो, कोई एक लम्हा, कोई एक पल या महबूब की कोई एक अदा सारे जब्त पर पानी फेंक देती है। इसके दिल में भी जो दौरान के लिए मोहब्बत का एक समंदर मौजूद था, जिसे जब्त के जादू से इसने एक कोजे में बंद कर रखा था, आज इस कोजे को पाश पाश किए पूरे वजूद में ठाटे मारने लगा था। दुरान की बंद आंखें बमुश्किल खुली। इसका सर भारी हो रहा था। सर के नीचे किसी नरम तकिया और गर्दन तक ओढ़े गर्म कंबल का भी एहसास हो रहा था। नीम पलके चंद सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद अब पूरी ऊपर उठ चुकी थी। आंखों के पूरा खुलते ही सर में एक शदीद दर्द की लहर उठी, जिसकी तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए इसकी पेशानी पर हल्के से शिकन उभरे। शिकन पड़ते ही एहसास हुआ इसके सर पर पट्टी बंधी है। फौरन हाथ लगाकर तस्दीक की, वो किसी कमरे में मौजूद था और ये शायद पलंग था जिस पर वो इस वक्त लेटा था। हवास बहाल होने के साथ साथ इससे पिछले गुजरे पल याद आने लगे। मलक हाउस के उस कमरे में मौजूद बहुत से ज़हनों की चातर चाल अगले ही लम्हे खुलकर इसके सामने आ गई थी। दस्तगीर बेगम के निकाह के हुक्म देने के बाद वो सरबीना को समझाने और ये बताने की गर्ज से इसके कमरे में जा रहा था कि वो सबके सामने आकर सबको सच बताए कि इन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था और अदनान फूफा ने जो कुछ देखा इसकी हकीकत कुछ और है। वो सबको सच बता देना चाहता था, लेकिन वो किसी सूरत सरबीना से शादी नहीं कर सकता था। वो जैसे ही सरबीना के कमरे के पास पहुंचा, कमरे में से उभरती सरगोशी नमा आवाजों ने इससे एक और रिश्ता छीन लिया। सोनिया, रूबी और सरबीना
کمرے میں موجود کہکو سمیت سرگوشیاں کر رہی تھی۔ سونیا اور روبی سربینا کو اچھی اداکاری کرنے پر داد دے رہی تھی۔ انہوں نے یہ سب ایک مکمل منصوبے کے تحت سر انجام دیا تھا، جس میں معصوم صرف ایک وہ اور دوسرے عدنان پھپھا تھے۔ سب جانتے تھے وہ بہت حساس ہیں ان سارے معاملوں میں اور اس حرکت کو معمولی نہیں لیں گے، اس لیے سربینا کے اوپر جانے کے کچھ دیر بعد ہی طلعت منصوبے کے عین مطابق جان بوجھ کر عدنان کو اوپر لے آئی تھی کہ آپ دوران کے کمرے والا واش روم نہانے کے لیے استعمال کریں۔ ان سب نے نہ صرف عدنان کے احساسات کو مہرا بنایا تھا بلکہ دوران کے جذبات کے ساتھ بھی کھیلنے کی خوب کوشش کی تھی۔ سب یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ دوران سربینا کے معاملے میں نرمی رکھتا ہے اور یوں خاندان بھر میں وہ سربینا پر الزام دے کر چپ چاپ نکاح کر لے گا۔ کمرے سے گونجتے کہہ کے اسے سب سمجھا گئے۔ سربینا خوشی سے سرشار نکاح کے لیے سنگار کر رہی تھی۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے نکلا تھا۔ ہر رشتے سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ سربینا کی محبت اور چاہت چاہے اسے بچکانا لگتی تھی لیکن وہ اس کے مخلص ہونے پر کبھی شک نہیں کرتا تھا۔ یاور کے بعد اس گھر میں صرف وہ تھی جو اسے اپنائیت کا احساس دلاتی تھی۔ سربینا کی طرف سے اتنا بڑا دھوکہ اسے اندر سے ہلا کر رکھ گیا۔ سب جھوٹ تھا، مکاری، فراڈ، ہوس۔ وہ غم و غصے کی حالت میں سیدھا لائنز ایریا پہنچا تھا۔ زندگی بےمعنی لگنے لگی تھی۔ کل تک یہ لگتا تھا کوئی ایسا رشتہ ہے جو اس کے ساتھ دل سے مخلص ہے، لیکن سربینا نے سب کے ساتھ مل کر یہ گھٹیا چال چلی اور اس کے اندر رشتوں کو لے کر جو کچھ احساس باقی تھا وہ دھرم بھرم ہو گیا۔ اٹل کراچی میں نہیں تھا، وہ شاید حیدرآباد اپنے ماموں کی طرف گیا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر وہ عمارت کی چھت پر آ گیا اور اس دن دل کو چھلنی کرتے ان جذبات کی روح میں بہہ کر وہ 21 سالہ دوران چھت سے کود جاتا اگر وہ لڑکی بر وقت وہاں پہنچ کر اسے نہ بچاتی۔ وہاں سے نکل کر جب تک وہ ملک ہاؤس واپس پہنچا، وہاں شادی کے سلسلے میں لائے گئے ملازموں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ سب فائقہ کی مہندی کے لیے شادی ہال جا چکے تھے۔ نہ جانے نکاح کے وقت اسے گھر میں نہ پا کر کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی، لیکن اسے اب ان سب باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور چند کپڑے بیگ میں بھر کر گھر سے باہر نکل گیا۔ شاید اس وقت میں اٹل ہوتا تو اسے سنبھال لیتا، لیکن اب ہر رشتے سے، ہر ناطے سے اعتبار ختم ہو گیا تھا۔ کراچی سے وہ آخری اسٹیشن تک کی ٹکٹ لے کر بیٹھا اور 15 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد لاہور اسٹیشن پر اترا۔ بنا سوچے سمجھے گھر سے نکل آیا تھا۔ یہاں کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ بھوک، سفر اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے سر چکرانے لگا تھا۔ اسٹیشن کے بینچ پر بیٹھے بیٹھے کب رات سے صبح اور پھر صبح سے شام ہوئی پتہ نہ چلا۔ بھوک کی شدت اتنی بڑھی کہ وہ بے اختیار بینچ پر سے اٹھا۔ اسٹیشن سے باہر ہجوم کے بیچ میں سے گزرتا ہوا جب وہ سڑک پر پہنچا تو اس سے پہلے کوئی نئے سے ٹیکسی یا رکشہ لیتا، آنکھوں کے آگے چھا جانے والے اندھیرے کے باعث لڑکھڑایا اور سڑک پر تیزی سے آتے کسی گاڑی سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اتنے گھنٹے بھوکے رہنے اور منجمد ہو کر ایک جگہ بیٹھے رہنے کے باعث اس کا مضبوط جسم بھی لاغر ہو چکا تھا۔ آخری منظر جو اس کی آنکھوں نے دیکھا، اس میں کچھ لوگ اس پر جھکے ہوئے تھے۔ اب جب آنکھ کھلی تو سب یاد آ جانے پر وہ حیرت سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ یہ کسی گھر کا درمیانے سائز کا کمرہ تھا جس میں ہر چیز بڑے سلیقے سے سجی تھی۔ پلنگ سے کچھ دوری پر دیوار کے ساتھ لگی 3 کرسیوں کے آگے میز رکھا ہوا تھا۔ ایک طرف کتابوں کا بڑا سا ریک تھا جس میں ان گنت کتابیں بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ لکڑی کی 2 پٹ والی الماری ایک طرف دیوار سے لگی تھی۔ بند کھڑکی پر سفید پردے لٹک رہے تھے اور لکڑی کا گہرے مہرون رنگ کا 2 پٹ والا دروازہ بند تھا۔ وہ نگاہیں گھما کر کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا جب دروازہ کھول کر ایک عمر رسیدہ شخص کمرے میں داخل ہوا۔ بڑے میاں سر پر نماز کی ٹوپی رکھے، سینے تک آتی سفید داڑھی اور منور چوڑی پچھانے پر بنا محراب سجائے دوران کی طرف دیکھ کر بشاشت سے مسکرائے۔ ہاتھ میں اسٹیل کا بڑا گلاس تھام رکھا تھا۔ سفید قمیض شلوار اور ٹخنوں سے اوپر کی ہوئی شلوار، بڑی پیمانے سے سانس لیتے ہوئے آگے بڑھے۔ کیسے ہو بیٹا؟ اپنائیت بھرا پرسکون لہجہ تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا گلاس میز پر رکھا۔ دوران حیرت سے دیکھتے ہوئے فوراً بستر سے اٹھنے کے لیے اوپر ہوا۔ سر میں شدید لہر اٹھی۔ اٹھنے پر احساس ہوا چوٹ صرف سر پر نہیں ٹانگ پر بھی لگی ہے۔ خود مت اٹھو بیٹا، چوٹ گہری ہے۔ بڑے میاں نے فوراً آگے ہو کر کندھا تھام لیا، پھر تکیے کے سہارے سے دوران کی بیٹھنے میں مدد کی۔ اسے بٹھانے کے بعد وہ مڑے اور میز پر سے گلاس اٹھانے کے بعد پلٹے۔ لو دودھ پیو، گرم ہے۔ گلاس دوران کی طرف بڑھایا۔ بڑا ہی جاذب نظر چہرہ تھا۔ دوران نے سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ پی لو، بھوکے ہو کب سے؟ دوران کے ہاتھ نہ آگے کرنے پر گلاس کو مزید آگے کیا۔ دوران ایک نگاہ اٹھائے ان کے چہرے پر ڈالی اور پھر ایک نگاہ گلاس پر۔ لو پیو، شاباش۔ وہ بس ضد تھے۔ دوران نے ہاتھ بڑھا کر گلاس تھام لیا۔ دودھ نیم گرم تھا۔ بھوک کی شدت سے واقعی برا حال تھا۔ آہستہ سے گلاس منہ سے لگایا۔ دودھ میں مناسب میٹھا تھا اور اس وقت جس حالت میں وہ موجود تھا، یہ دودھ دنیا کا سب سے بہترین مشروب لگ رہا تھا۔ بڑے میاں کمرے سے باہر چلے گئے تھے اور جیسے اس کا دودھ کا گلاس ختم ہوا، وہ پھر سے کمرے میں داخل ہوئے۔ اب کی بار ان کے ہاتھ میں کچھ پلاسٹک کی ٹوکریاں اور ہاتھ میں مٹروں سے بھرا شاپر تھا۔
ٹوکریاں میز پر رکھے وہ دوران کی طرف پلٹے اور اس کے ہاتھ سے گلاس تھاما۔ بہت ناراض ہو زندگی سے؟ مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ دودھ کا گلاس میز پر رکھا اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ دوران کی طرف دیکھا۔ نہیں، مختصر جواب تھا، لیکن ان کے سوال پر حیرت ہوئی۔ تو پھر گھر والوں سے ناراض ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں، دوران نے سپاٹ لہجے میں بیزاری سے جواب دیا۔ وہ سامنے لگی پہلی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ ٹوکریاں میز پر سجا کر مٹروں سے بھرا شاپر کھولا۔ پھر کیسی بات ہے؟ کچھ تو ہے برخوردار۔ صبح سے اسٹیشن پر سر جھکائے بیٹھے بیٹھے رات کر دی۔ کیا کوئی منزل نہیں ہے؟ دوران نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ بڑے میاں کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ کیسے یہ سب جانتے تھے؟ نہیں، حیرت میں ڈوبی آواز ابھری۔ منزل تو ہوگی، بس تم رستہ بھٹک گئے ہو۔ وہ مٹر نکال کر ٹوکری میں رکھ رہے تھے۔ دوران خاموش حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، بھٹک جاتے ہیں اکثر ہم لوگ، انسان ہے، ہو جاتا ہے ایسا بھی، پر اسی رستوں میں گھن چکر مت بنے رہنا۔ منزل کی شناخت ضروری ہے بیٹا، سر کو ہلاتے ہوئے وہ بڑے جذب سے سمجھا رہے تھے۔ آپ کون ہیں؟ کیسے پتا میں اسٹیشن پر؟ پریشان نہ ہو، اسٹیشن کی مسجد کا امام ہوں اور ساتھ وہاں اسلامی کتب کا بک سٹال لگاتا ہوں۔ تمہیں دیکھ رہا تھا، صبح سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ رات کو جب میں دکان بند کر کے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا، تم آگے آ گئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پہلے ہسپتال لے گیا، پھر پٹیاں کروا کے گھر لے آیا۔ نیم بے ہوشی میں تھے تم، اس لیے کچھ یاد نہیں تمہیں۔ وہ مٹر چھیلتے ہوئے ٹھہرے سے متوازن لہجے میں سے گاہ کر رہے تھے۔ دوران نے ناگواری سے خود پر اوڑھے گہرے بھورے رنگ کے کمبل کو دیکھا۔ اچھا چلو چھوڑو یہ ساری باتیں، ذرا اپنے ابا کا نمبر دو، بہت پریشان ہوگا بیچارہ۔ ہاتھوں کو پاس پڑے کپڑوں سے پہنچتے ہوئے وہ میز پر پڑا اپنا موبائل فون اٹھا رہے تھے۔ دوران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا چلو اماں کا نمبر دے دو، وہ تو بھوکی ہوں گی بیچاری، پریشان ہو رہی ہوں گی۔ دوران کے جواب نہ دینے پر وہ اپنی ہی قیاس لگا کر اگلا سوال کر رہے تھے۔ اب کی بات دوران کے پیشانے پر ان گنت بل پڑے۔ نہیں ہے دونوں اس دنیا میں، لب بھینجے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ جاری۔ رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا، تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔